हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड रिएक्शंस। तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो ज़्यादातर देशों में अपना कुछ न्यूज़ चैनल्स होता है, कुछ नहीं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होता है और ज़्यादातर ये एडुकेटेड देश में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन साउथ कोरिया और ये सब जो देश है वो आए दिन इंडिया के हर न्यूज़ को कवर करते हैं और कुछ मीडिया तो कुछ देश के मीडिया इतने डिटेल्स में रिपोर्टिंग करते हैं कि हमें एज एन इंडियन भी इंडिया के बारे में वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है जितना उनके वीडियो में देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि इनका कोई काम धंधा नहीं है क्या, इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं टीआरपी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिया के बारे में जो वीडियोस बना रहे हैं वो अपने देश के ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। उन वीडियोज़ पे इंडिया की ऑडियंस की रीच नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि इंडिया के ऊपर वीडियो बनाने से उनके देश के ऑडियंस से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। ड्रेस्टिक डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, चौथा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल देश है। तो उसको लेके थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा तो होनी ही है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के बारे में ही न्यूज़ दिखा रहे हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है वो हर एक चीज़ उनके देश के मीडिया दिखाता है, जिसके उनके देश के नागरिक जो है वो थोड़ा तो ज़्यादा अवेयर रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं। हालांकि कुछ लोग फिर भी जाहिल जैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन वाइज उनकी मीडिया भरपूर ट्राई करती है कि दुनिया की सारी खबरें जो है उन तक पहुंचे। और ये बात भी सच है कि कुछ देशों के मीडिया जो है वो इंडिया को नीचे दिखा के खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर कोई भी छोटा छोटा क्राइम जो है वो बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर कोई मीडिया नहीं है जो उनके देश के अंदर की खबरें इंडियंस तक पहुंचा पाए, जिसके चलते बहुत सारे इंडियंस भी उनको सुपीरियर मानते हैं, ये जाने बगैर कि उनके देश के अंदर कितने सारे बुरे चीज़ होते हैं। लेकिन अब इंडी वर्ल्ड ग्लोबल आ गया है जहाँ पे मैं उनके देश के अंदर घुस के सारे जो उनके काले चिट्ठे हैं वो भी बाहर लाऊंगा और अच्छे अच्छे देशों के अगर अंदर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है जिसको देख के इंडिया कुछ सीख सकता है, वो भी चीज़ बिना किसी पार्शियलिटी के मैं बाहर लाऊंगा। पूरे इंडिया में आपको दूसरा ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो भी वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड न्यूज़ की कुछ खबरें दिखाते हैं। वो सिर्फ कुछ गिने चुने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो भी ऊपर से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डीप ऐसी अनकही अनसुनी न्यूज़ जो इंडियंस ने सुना ही नहीं होगा, जो कि उनके देश के अंदर हो रहा है, वो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो बस स्टार्टर है। यहाँ पे शुरू में थोड़ी बहुत इंडिया की जिक्र तो हुई है, लेकिन बाद में मेनली ये सऊदी अरब के अंदर की मैटर्स जो है उसके बारे में ही बात है। तो सऊदी अरब के अंदर क्या चल रहा है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। كشفت الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। यह विजिट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी विजिट होगी। इससे पहले वे 2016 और 2019 में सऊदी अरब आ चुके हैं। 2019 मुज़ीफ़तन बअन्नहा यह विजिट भारत और सऊदी अरब के बायलैटरल रिलेशंस के महत्व को दर्शाती है और एक अवसर प्रदान करती है इन रिश्तों को मजबूत और गहरा करने के लिए। इसके अलावा यह विजिट रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखने का भी अवसर प्रदान करेगी। اهتمام المشترك. شددت وزارات الداخلية والحج والسياحة السعودية خلال الأيام الماضية पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब के गृह मंत्रालय, हज और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यह साफ कहा है कि हज करने वाले हर शख्स के लिए हज परमिट लेना और तय नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हाल ही में सऊदी सिक्योरिटी और सर्विस अथॉरिटीज ने मक्का में प्रवेश हज यात्रा के लिए अंतिम तारीखें तय करने और हज करने वालों के लिए कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। السعودية اتخذت عددا من الإجراءات ये कदम सऊदी अरब के पिछले कुछ समय से किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति मक्का में न जा सके। इस बारे में और जानकारी देने के लिए हम अपने सहकर्मी मोहम्मद अल साइफ से जुड़ते हैं। धन्यवाद मोहम्मद। محمد السيف. शुक्रान मोहम्मद। यह नियम साफ और बुनियादी है। बिना परमिट के हज नहीं हो सकता। यह नियम हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। सऊदी अरब ने बार बार यह कहा है कि हज करने के लिए परमिट लेना बहुत जरूरी है। इस कॉन्फर्मेशन के साथ साथ सऊदी अरब ने नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। सऊदी अरब द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनमें शामिल हैं उम्राह यात्री 9 अप्रैल को मक्का पहुंचने वाले हैं। वहीं मक्का में प्रवेश को नियंत्रित करने का काम कुछ दिन पहले बुधवार 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस तारीख से मक्का में प्रवेश उन लोगों के लिए नहीं होगा
जिनके पास काम करने का परमिट, मक्का का विशेष रेजिडेंसी आईडी या वैलिड हज या उम्रा परमिट नहीं होगा। यह सऊदी अरब द्वारा लागू किए गए कदमों में से एक है जिसमें उम्रा परमिट जारी करना, रोकना और अप्रैल से मक्का में सभी प्रकार के वीजास पर ठहरने पर पाबंदी लगाना शामिल है। ये प्रोसीजर्स केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं हैं। ये मक्का के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी लागू होती है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो भी व्यक्ति वैलिड हज परमिट नहीं रखता उसे मक्का में प्रवेश नहीं मिलेगा। सऊदी अथॉरिटीज फर्जी हज कैंपेन से जुड़े धोखाधड़ी पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जहां 3 लोगों के एक गैंग को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के नियम तोड़ रहे थे और एक स्थानीय निवासी के साथ मिलकर फर्जी हज विज्ञापनों के जरिए लोगों को धोखा दे रहे थे। इन सारे कदमों का मकसद प्यारे दर्शकों सिर्फ और सिर्फ हज यात्रियों की भलाई है, ताकि हर एक व्यक्ति आराम से हज की रस्में अदा कर सके, सारी सुविधाएं सही ढंग से मिलें और भीड़ भाड़ या परेशानी से बचा जा सके। अब वापस चलते हैं मोहम्मद के पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ कायरो से जुड़ रहे हैं मिस्टर नासर तुर्की, जो कि इजिप्ट के फेडरेशन ऑफ टूरिस्ट चेंबर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हज उमराह से जुड़ी हायर कमेटी के सदस्य भी हैं। मिस्टर नस्सर, आपका स्वागत है। इन नियमों का पालन सऊदी अरब को हज और उमराह को बेहतर तरीके से आयोजित करने में कैसे मदद करता है और किस तरह ये पूरी प्रक्रिया दुनिया भर से आने वाले पिलग्रिम्स के लिए और भी आसान बन जाती है? सऊदी अरब की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं उनका मकसद यही है कि बिना परमिट वाला कोई भी शख्स मक्का में न जा सके और सिस्टम का गलत इस्तेमाल न हो। हम इजिप्ट में इन कदमों का पूरा समर्थन करते हैं क्योंकि ये हमारे पिलग्रिम्स के लिए हज को सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरा करने में मदद करते हैं। रमजान से पहले ही हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया था ताकि सिर्फ वही लोग हज पर जाएं जिन्हें ऑफिशियल तौर पर इजाजत मिली है। हज की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का जिम्मा गृह मंत्रालय का है और जिन्हें अनुमति नहीं मिली है उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें पता है कि पहले हज के दौरान कई तरह के वीजा चलते थे, जैसे टूरिज्म या विजिट वीजा, लेकिन अब हज के लिए सिर्फ हज सीजन में ही खास वीजा जारी किया जाता है। हम सबकी यही दुआ है कि इस बार का हज सीजन भी कामयाब हो, इंशाअल्लाह। और जो नियम बनाए गए हैं उनका मकसद भी यही है कि हज यात्रा सुरक्षित और आसान बनी रहे, जैसी अब उम्मीद बन चुकी है। सऊदी अरब हज को आसान और सही तरीके से कराने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वहाँ की सरकार पहले से ही जरूरी कदम उठा लेती है ताकि पूरा प्रोसेस सही ढंग से चले, खासकर उन लोगों को रोकने के लिए जो फर्जी हज परमिट्स देने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग टूरिस्ट वीजा के नाम पर लोगों को बहकाते हैं और बिना इजाजत के हज पर भेजने की कोशिश करते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखेगी और उन पर कार्रवाई करेगी, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इजिप्ट की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती हैं ताकि अनऑथोराइज्ड ऑपरेशंस को पहचाना और बंद किया जा सके। हमारा गोल यही है कि जो सामान्य नागरिक हज करना चाहता है वह पूरी तरह से कानूनी तरीके से ऐसा कर सके। केवल ऑफिशियल हज वीजास जो मिनिस्ट्री ऑफ हज और सऊदी अथॉरिटीज के साथ तालमेल करके इजिप्ट में जारी किए जाते हैं वैध माने जाते हैं। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे तय की गई नियमों का पालन करें। जो कोई भी इन नियमों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है वह न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है जो नियमों का पालन कर रहे हैं। सऊदी अरब और इजिप्ट मिलकर कड़ी मुहिम चला रहे हैं ताकि नागरिक सही प्रक्रिया का पालन करें। इन प्रयासों का मकसद धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्री कानूनी तरीके से हज पर जाएं। طب أيضا كيف تساهمون في توعية الحجاج كما أشرت بأن الناس ربما أفئدتهم تهوي إلى المشاعر المقدسة وإلى لأداء مناسك الحج، وهناك من استغل هذه المشاعر ورغبة الناس في الحج بإغرائهم بتلك الفيزا المزورة وهذه التصاريح المزورة. كيف تساهمون أيضا في توعية الناس وعدم تعرضهم لهذا النوع من التحايل؟ हम हज करने वाले लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं
खासकर उन लोगों के बीच जो धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, जैसे फर्जी वीजा या परमिट। हम वक्फ मंत्रालय, अल अजहार और नेशनल अथॉरिटी के साथ मिलकर जनता को शिक्षित करने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया हज यात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यात्रियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे हज से पहले और दौरान सभी निर्देशों का पालन करें ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे और वे नियमों का पालन कर सकें। हज यात्रा के दौरान भी यह अहम है कि वे सऊदी अरब द्वारा लाइसेंस्ड हज कंपनियों द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें। नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी पहचान पत्र हज यात्रियों की ऑफिशियल स्टेटस का प्रमाण होगा। हम सऊदी अथॉरिटीज के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री इन आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हों। साथ ही उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हालांकि उल्लंघन हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सीमित रखने की उम्मीद है और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ निर्धारित नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच यह तालमेल हाई लेवल पर है और मक्का, अरेफात और मीना जैसे स्थानों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। हमारा लक्ष्य यही है कि सभी नागरिक और यात्री हज की पवित्र भावना का सम्मान करें और प्रक्रिया में कोई रुकावट न डालें। التنظيمات كيف سيؤثر على شخص آخر جاء وفق إجراءات وتنظيمات صحيحة؟ هو بالنسبة للشخص اللي هيخالف، احنا في رصد بين الجانب السعودي بالنسبة لأماكن الإقامة وتوعية المواطن في المشاعر ومكة إنهم لازم يبلغ لو في حد مخالف، فلازم يبقى في تعاون بين المواطنين جميعا، لأن احنا في الأول والآخر احنا مش عايزين أي حد. हम नहीं चाहते कि हज यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों पर अननेसेसरी दबाव पड़े। इसी वजह से हम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। وبالنسبة للمطار والمنافذ احنا في رصد ताकि जिनके पास वैलिड परमिट है वे नियमों का पालन करें। जो भी हज वीजा रखते हैं उन्हें सऊदी अरब के सिस्टम के अनुसार 29 अप्रैल तक वापस लौटना होगा। لأنه في منظومة السعودية حطتها، مفروض من 1 ذو القعدة مكة تكون। इस दौरान मक्का में केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास वैलिड परमिट, निवासियों या नागरिकों का दर्जा है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी अथॉरिटीज द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का तालमेल सुनिश्चित करता है कि हज यात्रा बिना किसी रुकावट के व्यवस्थित तरीके से और इस पवित्र घटना की गरिमा का सम्मान करते हुए संपन्न हो। في مشعر عرفات ومشعر منى يعني في وقت مبكر جدا، فمعنى كده ان الموضوع كله هيكون واضح باعتبارا من 1 ذو القعدة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. مقدما سعي مشكور وحج مبرور إن شاء الله. نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بمصر ناصر تركي، شكرا جزيلا لك. بعد कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय है कि उन्होंने अस्थायी रूप से चैरिटेबल डोनेशंस करने पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य कुवैत में चैरिटी कार्य को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकना है। मंत्रालय का उद्देश्य दान जमा करने की प्रक्रिया को फिर से ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज करना है ताकि सभी दान सही तरीके से संभाले जाएं। अब दान के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन करने के लिए लिखित मंजूरी की आवश्यकता होगी और मिनिस्ट्री इस नए नियम का पालन करना बेहद जरूरी मानता है। कुवैत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वकील हुसैन बिन तफला, जो हमें बताएंगे कि दान जमा करना क्यों रोका गया है। हुसैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने कहा कि यह समस्या सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य जगहों पर भी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो फिर अब दान इकट्ठा करने पर रोक क्यों लगाई गई है? أول شيء مسي عليك بالخير أخوي محمد، وأنا أبي يعني الوقف وأكد على هذا الموضوع. في موضوع الوقف هو وقف مؤقت، وهذا الوقف كان لوضع آلية مستحدثة لاستدامة العمل الخيري، وهذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون في دولة الكويت أمانة هي إجراءات يعني ألزم فيها القانون، سواء القانون الدولي أو القانون الوطني، بأن تتخذ التدابير الوزارة المعنية
في متابعة ومراقبة جميع الأعمال الخيرية والجمعيات ذات العلاقة. وهذه التدابير مثل ما قلت لك تدابير مؤقتة لإعادة حوكمة مثل هذه الأعمال وهذه التبرعات، وهذا هو الدور الأصيل للجهات الرقابية في أن تمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها. فبالتالي هذه الإجراءات هي إجراءات مستحقة وإجراءات الجميع يعني شعبيا قبل أن يكون حكوميا يعني يشد على يد القائمين على وزارة الشؤون في الحيلولة دون يعني ارتكاب مثل هذه الجرائم. طيب إذا محاولة لإعادة تنظيم الجهود الخيرية في الكويت، ولكن بالتأكيد قرار من هذا النوع دليل على وجود مخالفات. ما أبرز تلك المخالفات خاصة فيما يتعلق مثلا بالتكسب المشروع، تمويل الإرهاب، وأيضا غسيل الأموال الذي قد يحدث من وراء هذا النوع من العمل الخيري؟ मंत्रालय की ये कार्रवाई इस बात को दिखाती है कि वो जनता की सुरक्षा और चैरिटी के काम को खुले तौर पर और कानूनी तरीके से करवाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। चाहे उल्लंघनों से जुड़ा कोई खास डेटा ना हो, लेकिन ये फैसला साफ इशारा करता है कि दान को ठीक से मॉनिटर करना और उस पर नजर रखना कितना जरूरी है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। दान पर लगी रोक दरअसल एक बचाव के लिए लिया गया कदम है जो प्रशासन की चल रही कोशिशों का हिस्सा है ताकि किसी भी तरह की भविष्य में होने वाले गड़बड़ियों या अपराधों को रोका जा सके। एक वकील होने के नाते मैंने खुद कई ऐसे केस देखे हैं जो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन ये जरूरी है समझना कि ये सस्पेंशन किसी बड़े उल्लंघन की वजह से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक रूटीन प्रोसीजर्स का हिस्सा है। कुवैत, जो अपने ह्यूमैनिटेरियन और चैरिटी के कामों के लिए जाना जाता है, हमेशा से इन गतिविधियों की लगातार निगरानी रखने करने और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए कमिटेड रहा है। ये कदम किसी खास उल्लंघन का जवाब नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले से उठाया गया कदम है। यह सस्पेंशन मौजूदा कानूनों और फैसलों की जांच करने का अवसर प्रदान करती है ताकि ये इंटरनेशनल समझौतों और मानकों से मेल खाती हों। कुवैत हमेशा इन इंटरनेशनल समझौतों का पालन करने में पूरी तरह से विश्वास रखता है और चैरिटी के कामों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। تبدر في يعني الأعمال जहां तक सस्पेंशन को जारी रखने का सवाल है, तो फिलहाल यह डिसीजन लागू है। कुवैत एक ऐसा देश है जो हमेशा से अच्छे इरादों के साथ काम करता है, लेकिन यह जरूरी है कि सभी प्रकार के चैरिटी से जुड़े कामों की सही तरीके से देखरेख और कंट्रोल किया जाए ताकि ये सारे काम देश के कानून और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अनुसार सही तरीके से चल सकें। अब सोशल मीडिया के जरिए दान जुटाने पर सख्त नजर रखी जा रही है, चाहे वो कुवैत के बाहर ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जो कुवैती लोग या संगठन विदेशों में रहकर दान जुटा रही हैं, उन्हें भी वही नियम मानने होंगे जो देश के अंदर लागू हैं। خارج الكويت بشخصيات كويتية وتبرعات لجهات خارج الدولة. طبعا يعني لا يمكن أن تمنع الجريمة طول ما الإنسان موجود فالجريمة موجودة ولا बिल्कुल सही बात है। अपराध को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे हम अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए सतर्क रहते हैं, वैसे ही भविष्य में होने वाले अपराध को होने से पहले रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। अपराध हमेशा मौजूद रहेंगे और अपराधी भी नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन इसी के जवाब में हम भी अपने कानून और व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं ताकि इन चुनौतियों का डटकर और कारगर ढंग से सामना किया जा सके। الأحداث في النهاية احنا اليوم نطالب الجميع بأن يكون هذا الإيقاف هو لوضع الضوابط التي لا يعني تجعل العمل الإنساني في دولة الكويت هو यह बेहद जरूरी है कि हम ऐसे नियम लागू करें जो कुवैत में मानवता से जुड़े कामों में रुकावट न डालें। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दान और चैरिटी कार्य बिना किसी लोचना या गलत तरीकों से बचकर रहें, क्योंकि ये प्रयास अच्छे इरादों पर आधारित है और कुवैत की विरासत का अहम हिस्सा रहे हैं। يعني ان الجميع يكون ملتزما ومقدرا لمراجعة وزارة الشؤون لمثل هذه الإجراءات لاستدامة مثل هذه الأعمال। इस मामले पर अपनी राय देने के लिए वकील हुसैन बिन तफला का धन्यवाद।